नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए ब्योमकेश सीरीज की कहानी शाही के कांटे का 9वां अध्याय। लेखक सरदेंदु बंदोपाध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। जब तक राखाल बाबू ब्योमकेश के साथ अस्पताल पहुंचे तब तक रात के 10 बज चुके थे। उस समय तक प्रतीक्षालय खाली हो गया था। एक कोने में एक जवान औरत बेंच पर मूर्ति बनी बैठी थी। एक बूढ़ा नौकर उसके पैरों के पास सिकुड़ा हुआ उदास बैठा था। युवा स्त्री की आंखें काल्पनिक बह की कहानी कह रही थी। एक नर्स ब्योमकेश को वहां देखकर उनके पास आ गई। राखाल बाबू ने कहा, हम लोग पुलिस विभाग से हैं, तो कृपया मेरे साथ चलिए। नर्स उन दोनों को एक कमरे के अंदर ले जाकर बोली, आप लोग यहाँ बैठकर प्रतीक्षा कीजिए। डॉक्टर गुप्ता को आपके आने की उम्मीद थी। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर गुप्ता ने कमरे में प्रवेश किया। वे मध्यम आयु के औसत कदकाठी वाले आदमी थे और अक्षय ऊर्जा से ओतप्रोत। विगत 20 वर्षों से अपनी आंखों के सामने अपने मरीजों की जिंदगी और मौत का खेल देखते आ रहे थे। राखाल बाबू ने जब उन्हें अपना और ब्योमकेश का परिचय दिया तो प्रसन्न होकर बोले, अच्छा, ऐसा दिखाई पड़ता है कि आज का दिन चमत्कारों के लिए नियत है, वरना मुझे ब्योमकेश बाबू से इस प्रकार मिलने का अवसर कहाँ मिलता। आप लोग कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। तीनों अपनी अपनी जगह बैठ गए। राखाल बाबू ने कहा, अब आप मुझे बताइए कि मामला क्या है। मैं आपको इसके बारे में अब कैसे बताऊं? यह तो सचमुच एक चमत्कार और विचित्र घटना है। अपनी 20 वर्षों की प्रैक्टिस में इस प्रकार का अन्य मामला नहीं देखा। बात सही है कि ऐसे अनेक मामलों के बारे में मैंने चिकित्सा पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा था, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव पहली बार हुआ। मेरे अनुमान के अनुसार कुछ अरब लोगों में ही ऐसे मामले गिने चुने होंगे। ब्योमकेश मुस्कुराए, अच्छी बात है, हम लोग हमेशा चमत्कारों से ही निपटते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप मुझे भी चकित करना चाहते हैं। जरा शुरू से पूरी बात बताइए ना डॉक्टर। डॉक्टर गुप्ता ने अपनी बात शुरू की। आज रात लगभग 8:30 बजे 3 लोग एक टैक्सी में आए। उनके साथ एक अन्य नौजवान था, वह बेहोश था। तीनों रविंद्र सरोवर पर सैर करने गए थे और वहां इस अजनबी को एक पेड़ के नीचे बेंच पर बेहोशी की हालत में देखा। उन्होंने उसे अच्छी तरह देखने के लिए माचिस जलाई तो पाया कि शाही का एक कांटा उसकी छाती की बाईं ओर घुसा हुआ था, लेकिन आदमी की मौत नहीं हुई थी। उन तीनों में से एक ने पीड़ित को पहचान लिया। उसका मालिक देवाशीष भट्ट था। वह उसी के कारखाने में काम करता था, इसलिए वे लोग उसे अस्पताल ले आए। मैंने मरीज को मेज पर लिटाकर उसकी जांच की। अब तक शाही के कांटे से होने वाली हत्याओं से लोग परिचित ही हो चुके थे। मैंने पहले अनुमान लगाया था कि शायद कांटा इस मरीज के हृदय में नहीं घुस पाया था, लेकिन जब मैंने उसके दिल की धड़कन सुनने की कोशिश की तो आश्चर्य का भी आश्चर्य मेरे सामने आया। मुझे उसके दिल की धड़कन नहीं मिल सकी और उसके बाद बारीकी से जांच करने पर मैंने पाया कि उसका दिल उसकी छाती की दाहिनी ओर था। प्रकृति की किसी विचित्र क्रिया के कारण यह आदमी इस तरह पैदा हुआ था। यद्यपि शाही का कांटा उसके हृदय को अछूता छोड़ गया था, लेकिन वह उसके बाएं फेफड़े को अपनी परिधि में ले आया था। बहरहाल वह भी कम गंभीर मामला नहीं है। जब तक कांटा उसके गांव में मौजूद रहेगा कोई रक्तस्राव नहीं होगा, लेकिन कांटे को जैसे ही फेफड़े से बाहर निकाला जाएगा उसके बाद होने वाला रक्तस्राव उसके लिए घातक हो सकता है। खैर, मैंने उसकी पीठ से कांटे को सावधानी पूर्वक निकाल दिया है और वह 6 इंच लंबा था, जिसमें से 4 इंच सीधा उसके फेफड़े के अंदर चला गया। इस अपराधी को देखिए। डॉक्टर ने अपनी जेब से कांटा निकालकर ब्योमकेश को पकड़ा दिया। आप लोगों में से अधिकतर ने संभवतः यह कांटा अवश्य देखा होगा, इसलिए इसका विस्तृत विवरण देना आवश्यक होगा। वह कांटा नुकीला था और किसी सर्जन के चाकू की तरह तेज था। ब्योमकेश ने उस हथियार को घुमा फिरा कर देखा और डॉक्टर को वापस लौटा दिया। कृपया अपनी बात जारी रखें डॉक्टर साहब, उसने अनुरोध किया। मैंने कांटा निकाल दिया, डॉक्टर ने अपनी बात आगे बढ़ाई, पर युवक सौभाग्यशाली था कि उसके फेफड़े में कोई रक्तस्राव नहीं हुआ और अभी थोड़ी देर पहले ही उसे होश आया। उसने हमें अपना पता और फ़ोन नंबर बताया तथा अपनी पत्नी को सूचित करने का अनुरोध किया। इसके बाद हमने उसे नींद का इंजेक्शन लगा दिया। उसकी पत्नी यहाँ पहुंची तो वह सो रहा था। ब्योमकेश ने कहा, वहाँ बाहर एक महिला बैठी हुई है, क्या वह? हाँ, वही, वह उसकी पत्नी है। वह उसके पास बैठना चाहती थी, लेकिन इस समय उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। मैंने उसे घर वापस चले जाने की सलाह दी, लेकिन उसने जाने से इनकार कर दिया।
क्या उसे अपने पति को देखने की अनुमति दी गई थी? हाँ, एक बार। हमने उसे आश्वस्त कर दिया था कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब उसे घर चले जाना चाहिए और कल सुबह वापस आना चाहिए, लेकिन अब यहाँ ठहरने पर अड़ी हुई है। व्योमकेश खड़े हुए। मैं देखता हूँ कि यदि मैं उसे जाने के लिए राजी कर सकूं। अवश्य, डॉक्टर ने उत्तर दिया। प्लीज़ आप भी कोशिश करके देख लीजिए, लेकिन एक चीज़ आप याद रखें, उसे यह नहीं बताया गया कि उसका पति एक सोची समझी हत्या का लक्ष्य था। हमने उसे केवल इतना बताया कि उसके पति को दुर्घटना में सीने में चोट लग गई। प्लीज़ हमारी कहानी के मुताबिक ही काम करें। उसे धक्का लगा है और यदि सच्चाई बताएंगे तो हालत बिगड़ सकती है। ठीक है डॉक्टर, राखल बाबू ने कहा। साही का कांटा मैं अपने पास रख लेता हूँ। दीपा बेंच पर हमेशा की तरह छड़ी की भांति निर्जीव बैठी हुई थी। व्योमकेश और राखल बाबू जब उसके पास गए तो उठकर खड़ी हो गई। मैं पुलिस से हूँ, राखल बाबू ने बताया, और ये व्योमकेश बख्शी हैं। व्योमकेश का नाम सुनकर दीपा के दिमाग में कोई घंटी नहीं बजी। उसकी भयभीत आंखें एक दूसरे से चेहरे से दूसरे चेहरे तक घूम गई। व्योमकेश ने सौम्य स्वर में कहा, प्लीज़ आप डरिए मत। यह बात सही है कि आपके पति गंभीर रूप से घायल हुए हैं, लेकिन अब वे खतरे से बाहर हैं। दीपा ने खुद को रोकने के उद्देश्य से अपना होठ काट लिया। भर्राई आवाज में कहा, वे लोग मुझे अपने पति के पास बैठने क्यों नहीं दे रहे? देखो, तुम्हारे पति को नशे की दवा दी गई है, अभी उनके पास जाने से क्या लाभ? इसकी बजाय नहीं, यदि वे लोग मुझे उनके साथ नहीं रहने देंगे तो मैं सारी रात यहीं बैठी रहूंगी। लेकिन इस समय तो मरीज के पास डॉक्टर और नर्स के अलावा किसी को जाने की इजाज़त नहीं। व्योमकेश ने विरोध किया। मैं किसी के लिए बाधा नहीं बनूंगी, मैं केवल कमरे के कोने में चुपचाप बैठी रहूंगी। व्योमकेश ने उसे समझाने का भरपूर प्रयास किया, परंतु बुरी तरह विफल रहे। इसके बाद मायूस होकर अपना सिर खुजलाते हुए बोली, ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करके देखता हूँ वे क्या कहता है। क्या देवाशीष बाबू का यहाँ कोई अन्य रिश्तेदार भी है? नहीं, कोई नहीं। तुम्हारे रिश्तेदार तो अवश्य होंगे, वे कहाँ रहते हैं? क्या उन्हें सूचित कर दिया है? वे लोग पास में ही रहते हैं, लेकिन मैं उन्हें बताना भूल गई। दीपा ने कहा, प्लीज़ मुझे उनका पता दो। व्योमकेश ने उससे अनुरोध किया, मैं उन्हें सूचित कर दूंगा। दीपा ने उन्हें पता और टेलीफोन नंबर लिख कर दिया। व्योमकेश डॉक्टर के पास जाकर बोले, डॉक्टर, कृपया आप इस महिला को आज रात को उसके पति के पास रहने की अनुमति दे दीजिए। समझदारी युवती नजर आती है और उसका तर्क भी अनुचित नहीं, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि उसे जीवन में गहरा धक्का लगा है। डॉक्टर ने उसके इस सुझाव पर भारी आपत्ति करते हुए कहा, औरतें बड़े कमजोर दिल की होती है। यदि वह भावावेश में अपने पति से लिपटने या कुछ और करने की कोशिश करेगी तो क्या होगा? लेकिन फिर भी वे आखिरकार उसे वह देने के लिए राजी हो गई। व्योमकेश दीपा का हाथ पकड़कर अपने साथ उस कमरे में ले गए जहाँ देवाशीष सो रहा था। दीपा दबे पांव कमरे में जाकर उसके बेड के पास खड़ी हो गई। वह व्याकुल होकर उसका चेहरा देखने के लिए थोड़ा झुक गई। जब वह शांत होकर उसकी बेड के पास बैठ गई तो भी दीपा की नज़रें पल भर के लिए भी उसके ऊपर से नहीं हटे। उसके साथ एक नर्स को भी कमरे में नियुक्त कर दिया गया था। उसने अपने होठों पर उंगली रखकर दीपा को खामोश रहने का संकेत दिया। रात को 11 बजे जब वे दोनों अस्पताल से निकले तो राखाल बाबू ने व्योमकेश से कहा, हमें लड़की के परिवार वालों को अवश्य बुलाना चाहिए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें वहाँ व्यक्तिगत तौर पर जाना होगा। व्योमकेश ने इंस्पेक्टर को बताया, आज रात तुम्हें कोई आराम नहीं मिलने वाला राखाल बाबू। ठीक है, मुझे ज़रूरत भी नहीं, राखाल बाबू ने उत्तर दिया। दीपा के मायके वालों के पास पहुंचने में पुलिस वैन को 5 मिनट से भी कम समय लगा। गली सुनसान थी और मुख्य द्वार बंद था। राखाल बाबू ने दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद विजय ने अपनी अलसाई आंखों के साथ आकर झटके से दरवाजा खोला और पूछा, आप लोग कौन है? इतनी रात को क्या लेने आए हैं? राखाल बाबू ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, डरने की बात नहीं, हम लोग पुलिस वाले हैं। इस बीच नील माधव भी आ गए। विजय ने दरवाज़ा खोला। राखाल बाबू व्योमकेश के पीछे पीछे अंदर गए और उस आदमी से पूछा, देवाशीष भट्ट के साथ आपका क्या संबंध है? वह मेरा दामाद है, नील माधव ने उत्तर दिया। क्यों, क्या बात है? एक दुर्घटना हो गई है, राखाल बाबू ने स्पष्टीकरण दिया। आपका दामाद दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके सीने में घाव के साथ है। अभी वह अस्पताल में है। आपकी बेटी को सूचना दे दी गई थी और अभी वह भी अस्पताल में है। क्या? कौन से अस्पताल में है? नील माधव ने अचरज से पूछा। रासबिहारी। आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, घाव गहरा है लेकिन खतरे से बाहर है। ठीक है, हम लोग अभी अस्पताल के लिए निकलते हैं। विजय, तुम इन सज्जनों का ख्याल रखो, तुम्हारी माँ और मैं अभी वहाँ जा रहे हैं। वे जल्दी से घर के अंदर चले गए। व्योमकेश ने विजय से पूछा, तो देवाशीष बाबू तुम्हारे बहनों ही हैं? हाँ, ठीक रहे हैं, कृपया मुझे क्षमा करें, मैं भी अस्पताल जा रहा हूँ, लेकिन हमें आपसे कुछ बात करनी है। थोड़ी देर में नील माधव अपनी पत्नी के साथ बाहर आए।
उनकी पत्नी ने अपना पल्लू सिर पर रख लिया। वहाँ उन दिनों यही रिवाज था कि औरतें जब किसी अपरिचित के सामने जाती थी तो अपना सिर ढक लेती थी। कृपया पुलिस की कार में बैठकर आप लोग अस्पताल चले जाइए, राखाल बाबू ने सुझाव दिया। वह हमें लेने के लिए वापस आ जाएगी, तब तक हम यहीं पर उसकी प्रतीक्षा करेंगे। उन्हें अस्पताल भेजने के बाद तीनों लोग ड्राइंग रूम में वापस आ गए। व्योमकेश ने विजय से पूछा, आपकी बहन की शादी को हुए कितना समय हुआ? 2 महीने से कुछ अधिक। और आपके बहनोई क्या काम करते हैं? विजय ने उन्हें बटरफ्लाई कॉस्मेटिक्स के बारे में बताया। क्या उसका कोई रिश्तेदार नहीं? जहाँ तक मैं जानता हूँ उसका कोई संबंधी नहीं। मित्र? उसके दोस्तों के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन वह उन लोगों से काफ़ी करीब है जो रोज़ शाम को निरपति दा के घर पर गपशप करने के लिए एकत्र होते हैं। विजय ने उन्हें निरपति दा के घर रोज़ शाम को होने वाली चाय चर्चा के बारे में बताया। लेकिन आपको ऐसे प्रश्न करने की क्या आवश्यकता है? व्योमकेश और राखाल बाबू ने आपस में नजरें मिलाई। उसके बाद व्योमकेश ने कहा, कृपया आप अभी इस बात को अपने तक ही सीमित रखिएगा, लेकिन किसी ने देवाशीष बाबू की हत्या करने की कोशिश की थी। मैं जानता था, विजय ने अपनी आंखों में रोष लाते हुए कहा। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, व्योमकेश ने उसे घूरते हुए कहा। मैं जानता था कि यह होगा। आप जानते थे? प्लीज खुलकर बताइए। विजय ने वह बात तनाव में आकर अचानक कह दी थी, लेकिन अब संभल गया। उसने उस विषय को आगे बढ़ाने में अनिच्छा जताई और विषयांतर करने का प्रयास किया। व्योमकेश का रुख थोड़ा सख्त हो गया। इधर देखो, उन्होंने अपनी बात शुरू की। देवाशीष बाबू के दुश्मन ने उन्हें मार डालने की कोशिश की। यह तो उनका सौभाग्य था कि हत्यारे के हमले से जीवित बच गए। यदि तुम संभावित हत्यारे को बचाने की कोशिश करोगे तो वह दोबारा उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा। क्या तुम अपनी बहन को विधवा होते देखना चाहते हो? विजय ने कहा, मुझे जितनी जानकारी है वह मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं कि अपराधी कौन है। विजय ने दीपा की असफल प्रेम कहानी का सारा वृत्तांत उन्हें सुना दिया। व्योमकेश कुछ देर तक खामोश बैठे रहे। इसके बाद उन्होंने कहा, मेरे विचार से अभी भी तुम्हारी बहन अपनी नादान प्रेमासक्ति की शिकार है। ठीक, फिलहाल तो हम चलते हैं। कल शाम को हम लोग निरपति लाहा के घर पहुंचेंगे। तुम उस समय हमें वहीं मिलना। इस बीच उन्हें लेने के लिए पुलिस कार वापस आ चुकी थी। व्योमकेश ने कार में बैठते हुए राखाल बाबू से कहा, आज रात को बस इतना ही काफ़ी है। कल हम पुनः अस्पताल चलेंगे। अस्पताल में देवाशीष जाग चुका था। उस समय प्रातः 2:30 हुए थे। उसने आंखें खोली तो एक चिंतित चेहरे को अपने ऊपर झुका देखा। उसकी आंखें उसे अपलक देख रही थी। चेहरा अत्यंत सौम्य कोमल था। देवाशीष ने धीरे से पूछा, दीपा तुम यहाँ कब आई? दीपा की जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई, खामोश बनी रही। दीपा, भूख लगी है? दीपा ने फौरन उसे देखा। वह मुड़ी तो उसे नर्स कमरे में आती दिखाई पड़ी। नर्स पिछले कुछ घंटों में मरीज को देखने कई बार आई थी। उसने दीपा से पूछा, क्या बात है, वह जाग रहा है क्या? दीपा ने कहा, हाँ, ये कह रहे हैं कि इन्हें भूख लगी है। नर्स मुस्कुराते हुए बोली, अच्छी बात है, मैंने इसके लिए ओवल्टीन का गिलास तैयार किया है। मैं उसे 1 मिनट में लेकर आती हूँ, लेकिन पहले मुझे इसकी नाड़ी जांच करनी है। उसने उसकी नाड़ी देखी। अति उत्तम, मैं अभी वापस आती हूँ। दीपा नर्स के पीछे पीछे दरवाजे तक गई। दहलीज पर नकुल बैठा हुआ था। अब वह खड़ा हो गया। भाभी जी, क्या दादा बाबू भूखे हैं? हाँ, उन्हें भूख लगी है। धन्यवाद प्रभु, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाभी जी, आपने भी तो कुछ घंटों से नहीं कुछ खाया, क्या आपको भूख नहीं लगी? दीपा कुछ पल के लिए मौन रही। इसके बाद उसने कहा, देखो भूख तो मुझे भी लगी है। घर जाओ नकुल, अपना खाना खाओ और उसके बाद मेरे खाने के लिए भी कुछ ले आना। ठीक है। नकुल वहाँ से चला गया। नर्स थोड़ा ओवल्टीन लाई और उसे देवाशीष को खिला दिया। ओवल्टीन खाने के बाद उसने राहत की सांस ली। अपने एक हाथ में दीपा का हाथ पकड़ा और फिर सो गया। बहुत सवेरे दीपा के माता पिता और विजय उससे मिलने दोबारा आ गए। देवाशीष सो रहा था। हम लोग कुछ समय के लिए यहाँ रहेंगे, दीपा की माँ ने उसे समझाते हुए कहा। तू भी घर क्यों नहीं चली जाती? स्नान करके कुछ खा लेना, उसके बाद यहाँ वापस आ जाना। दीपा ने दृढ़तापूर्वक अपना सिर हिलाया। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, उसने कहा। नकुल मेरे लिए खाना लाया था। सुबह लगभग 10 बजे राखाल बाबू व्योमकेश के साथ पधारे। डॉक्टर गुप्ता ने व्यापक मुस्कान के साथ बताया, अच्छी खबर है। नौजवान मौत के मुंह में जाते जाते बच गया। आज सुबह वह कुछ ठीक दिखाई पड़ा था, लेकिन उसे अभी 1 या 2 दिन यहाँ हमारी निगरानी में रहना होगा। बहुत अच्छा, राखाल बाबू ने कहा। क्या आपके विचार से हम उससे मिल सकते हैं? हाँ, आप मिल सकते हैं, पर याद रखिएगा
मैं आपको केवल 10 मिनट की अनुमति दूंगा। फिलहाल इतना समय काफ़ी है, व्योमकेश ने उत्तर दिया। देवाशीष अपनी बाईं ओर करवट लिए लेटा हुआ था और दीपा झुकी हुई हल्की आवाज में उससे कुछ बात कर रही थी। जब उसने व्योमकेश और राखाल बाबू को देखा तो सचेत होकर सीधी खड़ी हो गई। व्योमकेश उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम पिछली रात से ही यहाँ हो? अब तुम्हारे पास घर जाने के लिए 1 घंटे का समय है, तब तक हम देवाशीष बाबू के साथ रहेंगे। देवाशीष ने क्षीण स्वर में कहा, यही तो मैं भी इससे कह रही हूँ। दीपा थोड़े सकुचाते हुए बोली, मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। व्योमकेश और राखाल बाबू 2 कुर्सियां खींचकर देवाशीष की ओर मुंह करके बैठ गए। राखाल बाबू ने अपना और व्योमकेश का परिचय देने के बाद कहा, हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहेंगे। अवश्य। पूछताछ शुरू हो गई। कल तुम झील पर सैर करने गए थे? सैर के लिए नहीं, लेकिन हाँ, मैं वहाँ गया अवश्य था। हम जान सकते हैं वहाँ क्यों गए थे? एक मित्र ने मुझे फ़ोन करके मिलने बुलाया था। कौन सा मित्र था? खड़क बहादुर। खड़क बहादुर? क्या वह नेपाली है? हाँ, एक मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी। अरे वह, अन्य सारे स्थान छोड़कर उसने तुम्हें झील पर मिलने के लिए क्यों बुलाया? कारण व्यक्तिगत है, मैं उसके बारे में नहीं। इन परिस्थितियों में ये संभव नहीं है। अपनी बात जारी रखो। वह मुझसे कुछ ऋण लेना चाहता था, इसलिए उसने मुझसे सहायता लेने के लिए फ़ोन किया था। वह तुमसे मिलने तुम्हारे घर क्यों नहीं आया? इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। शायद वह घर आने के लिए में संकोच कर रहा होगा कि कहीं उसकी दुर्दशा के बारे में लोगों को पता न चल जाए। कितना धन मांगा था? 1000 रुपये। क्या तुम अपने साथ पैसे लेकर गए थे? अरे नहीं, खड़क ने तो फ़ोन पर पैसे की बात ही नहीं की थी। उसने केवल इतना कहा था कि मामला बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं वहाँ गया तो उसे मेन गेट पर इंतजार करते पाया। हम दोनों एक बेंच पर बैठ गए। खड़क ने मुझे बताया कि उसे कितने पैसे चाहिए थे। मैं उसे देने के लिए राजी हो गया। थोड़ी देर बात करने के बाद वह वहाँ से चला गया, क्योंकि उसे किसी और आदमी से मिलना था। मैं वहाँ अकेला बैठा रहा। अचानक मैंने अपनी पीठ में तेज दर्द महसूस किया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। क्या तुमने वहाँ किसी को अपने पीछे खड़ा देखा था? नहीं। राखाल बाबू ने व्योमकेश की ओर देखा। व्योमकेश ने पूछा, क्या तुम्हारी पत्नी को यह जानकारी थी कि तुम्हारा दिल तुम्हारे सीने के दाहिनी ओर था? देवाशीष ने आंखें बंद करके कुछ पल सोचा। इसके बाद उसने कहा, नहीं, शायद वह नहीं जानती। क्या तुम्हारे दोस्तों को इसकी जानकारी? ऐसा संभव नहीं है। मेरे अधिक दोस्त नहीं हैं। जिन लोगों को मैं जानता हूँ उनमें अधिकतर मेरे साथी हैं। कुछ दिनों से मैं निरपति दा के यहाँ जाने लगा था। उनके यहाँ आने वाले कुछ लोगों से मेरी दोस्ती हो गई थी। क्या उन लोगों में से कोई इस विषय में जानता था? नहीं, अर्थात अन्य कोई नहीं जानता था। इसके बारे में मेरे बाबा जानते थे और मेरे डॉक्टरों को भी इसकी जानकारी थी। क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुम्हारी मृत्यु से लाभ होने वाला था? कोई नहीं। ठीक है, आज के लिए बस इतना काफ़ी है। अब हम तुमको अधिक तकलीफ नहीं देंगे। जल्दी ठीक हो जाओ। अगर ज़रूरत होगी तो हम तुम्हारे पास दोबारा आ जाएंगे।